Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planning. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are discussing a very important question bank given by RBSE. तो बच्चों RBSE बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है उसमें 1 to 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। 2 लेक्चर्स में हमने अराउंड 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56 टू क्वेश्चन नंबर 90। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच इज रेडियो एक्टिव। तो बच्चों एक्टिनॉइड में तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव है ना। आपको पता है 92 के बाद वाले हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, वो सारे तो मैन मेड एलिमेंट है। तो एक्टिनॉइड्स में तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव है, लेकिन लैंथेनॉइड की बात करूं तो सिर्फ एक एलिमेंट दैट इज प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। So correct answer will be PM, promethium. Now rare earth metal, तो बच्चों रेयर अर्थ मेटल जो है वो हम कहते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट्स को। अब यहाँ ऑप्शन में F ब्लॉक तो है ही नहीं, है ना, ऑप्शन में F ब्लॉक तो नहीं है। तो बच्चों F ब्लॉक मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पहले ns ऑर्बिटल और उसके बाद n-2 F ऑर्बिटल में फिल होता है। अब यहाँ बीच में होता है n-1 d ऑर्बिटल। तो n-2 f ऑर्बिटल इज सिचुएटेड इनसाइड n-1 d ऑर्बिटल। n-1 d ऑर्बिटल बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन के भी अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल। तो f ब्लॉक एलिमेंट कह दो, रेयर अर्थ मेटल कह दो या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दो, तीनों एक ही बात है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। Now, next problem, due to lanthanoid contraction in post-lanthanoids। तो बच्चों लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लैंथेनम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स है सडन साइज में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अब छोटे हो जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम हो गई। अब रेडियस कम हो गई यानी आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों रेडियस कम हो गई तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर एटम का साइज कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ गई, रेडियस कम हो गई। अब बच्चों एलिमेंट छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, एलिमेंट छोटा हो गया, साइज कम है, तो आईपी और एटॉमिक साइज आई थिंक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते, तो हम कहेंगे आईपी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन एटम छोटा हो जाता है तो एटॉमिक साइज कम हो जाती है, आयनिक साइज भी कम हो जाती है। अब आईपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सारी बातें ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, इन लैंथेनॉइड्स ऑन डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस बट एक्सेप्शन इज। अब बच्चों लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से एलिमेंट साइज में छोटे हो जाते हैं। अब जनरली लैंथेनॉइड्स जो है बच्चों, लैंथेनॉइड्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो है +3, है ना, दे फॉर्म Ln+3 आयन। लेकिन 2 आयन ऐसे बच्चों, 2 एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो यूरोपियम और एक इटरबियम। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो यूरोपियम हो जाएगा जिनन 6s2 4f7, 5d0 होता है यहाँ पे, और इटरबियम में भी बच्चों जिनॉन 6s2 4f14। अब आप देखो कि यूरोपियम तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और इटरबियम तो बच्चों फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कहेंगे यूरोपियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, और इटरबियम भी +2 स्टेट में आ जाए, सो इट विल अगेन अचीव फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दीज आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों सारे लैंथेनॉइड तो +3 हो जाते, ये दोनों क्या होते हैं तो हम कहेंगे +2 है। तो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फैमिली से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे रेडियस कम हो जाए। तो भाई 3 छोड़ेंगे तो रेडियस थोड़ी ज़्यादा कम है, 2 में कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी कम हुई है। मैं कह दूँ यूरोपियम और इटरबियम की आयोनिक रेडियाई अदर लैंथेनॉइड्स की कंपैरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें ये प्रॉब्लम है। सो एक्सेप्शन केसेस कह दो, है ना, तो हम कहेंगे 2 आंसर यूरोपियम और इटरबियम आर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस? तो बच्चों कलर का रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर कलर कोई पूछे कि भाई कलर क्यों है, तो हम कहेंगे कलर की वजह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर आपसे कहा जाए कलरलेस, तो आप कह दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो बच्चों कॉपर +1, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम कहेंगे आर्गन 4s1 3d10। लेकिन अगर मैं कॉपर +2 की बात करूं तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10। तो यहां तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है भाई, डी में 5 ऑर्बिटल है, पांचों में अगर आप पेयर अप कर दो इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10, तो आप क्या देखोगे 3d10 फुलफिल है। तो यहाँ तो सारे पेयर्ड है, यहाँ आपको अनपेयर्ड मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, सब में अनपेयर्ड है, सिर्फ कॉपर +1 में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सो इट विल बी कलरलेस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल फॉर्म कीलेट? तो बच्चों कीलेट कौन बनाएगा, तो हम कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, जिनमें डोनर एटम मोर देन 1 होते हैं। तो एक से ज़्यादा डोनर एटम अगर सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करेंगे तो रिंग बनेगी, उस रिंग को हम कहते हैं कीलेट। अब यहाँ देखो एसिटेट, साइनाइड और NH3। तो बच्चों एसिटेट तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, साइनाइड भी मोनोडेंटेड और एम्बिडेंट लिगेंड है, NH3 भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। लेकिन अगर मैं ऑक्सिलेट की बात करूं तो ऑक्सिलेट होता है COO- एंड अगेन COO-। तो दोनों ऑक्सीजन अगर लोन पेयर डोनेट करेंगे तो एक रिंग बनेगी। और इस रिंग को क्या कहते हैं, तो इस रिंग को कहते हैं कीलेट। तो कीलेट बनाने वाला लिगेंड कौन है, सो आंसर विल बी ऑक्सिलेट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। लिगेंड प्रेजेंट इन लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। तो बच्चों लिथियम मतलब तो हो गया Li, सेंट्रल मेटल एटम एल्यूमिनेट यानी Al, टेट्राहाइड्रिडो यानी H, 4H हो गए। नाउ स्टूडेंट हाइड्रिडो जो है दैट इज H-। भाई अगर हाइड्रोजन माइनस होगा तभी तो एज अ लिगेंड बिहेव करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। H+ तो खाली है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं, H के पास तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर H- होगा बच्चों मतलब लोन पेयर है, और लोन पेयर है तभी तो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सो हियर H क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या पूछा आपसे, लिगेंड कौन सा है, तो लिगेंड है H- हाइड्राइड आयन। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4। तो बच्चों बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। देखो निकल हो गया X, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है ना, तो X की वैल्यू हो जाएगी 0, सो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। Which of the following has square planar geometry? तो बच्चों स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो चाहिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए DsP2। अब देखो अगर Ml4 4 लिगेंड है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं, sp3 और DsP2। अब बच्चों sp3 का आंसर तो तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर DsP2 में। नाउ D इनर ऑर्बिटल है, तो इनर ऑर्बिटल कब बनेगा, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम कहेंगे भाई ये ज्योमेट्री तभी पॉसिबल है जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है। तो देखो Cl के केस में तो नहीं, Cl तो वीक फील्ड लिगेंड है, पॉसिबल नहीं। Br के केस में भी नहीं क्योंकि ये भी वीक फील्ड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड तो NiCO4 भी है और NiCN4 भी, लेकिन NiCO4 बच्चों अभी तुमने क्या देखा था, निकल का कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। तो बच्चों 3d में जैसे ही तुम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे तो निकल यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, निकल यहाँ पे क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम कहेंगे भी कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बैक साइड जंप करेंगे 3d10 हो जाएगा। सो यहाँ पे NiCO4 में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3
है ना, भले निकल 0 है इसलिए, ठीक है। तो हम कहेंगे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पॉसिबल है DsP2, सो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो बच्चों पैरामैग्नेटिक मतलब अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी NiCN में तो तुमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पीछे चले जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, यहाँ पे sp3 पॉसिबल नहीं है। अभी NiCl(4) में देखें तो बच्चों यहाँ निकल +2 स्टेट में है, यानी निकल का कॉन्फ़िगरेशन है 3d8। अब देखो 3d8 तो मैं 3d8 बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5। नाउ 3d8 में करना क्या है बच्चों, तो 3d8 में हमें यहाँ पे निकल है +2 स्टेट में, कॉन्फ़िगरेशन है 3d8। अभी 3d8 में हम क्या करें, 3d ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्लियर। अभी Cl वीक फील्ड लीगेंड है, तो वीक फील्ड लीगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों बाहर वाले ऑर्बिटल 4s और 4p, ठीक है ना, ये वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। कितने पड़े हैं, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। यहाँ पे भी अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल सारा पेयर अप हो जाता है, तो हम कहेंगे कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे NiCl(4) -2। यहाँ हमें मिलेंगे बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 67, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बच्चों CFSE के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड उधर रखना है, CFSE ज़्यादा होती है, और वीक फील्ड जो है वो सबसे पीछे रखना है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में कौन है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ डोनर एटम कार्बन है, जहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। वाटर बीच में रखना है, वाटर से कंपेयर करते हैं, और हैलोजेंस आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन वो वीक फील्ड में आएंगे, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में डोनर एटम कार्बन, यानी यहाँ डोनर एटम कार्बन है साइनाइड C और C, लेकिन फ्लोरीन तो बच्चों वीक फील्ड है, फ्लोरीन तो पीछे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो साइनाइड बाद में वाटर, फिर OH- F- और Cl-, इसके पीछे I- हो जाता, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा CFSE, दैट विल बी D, है ना। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है बच्चों, आंसर उसके अकॉर्डिंग देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाले लिगेंड वहां रखने हैं, वीक वाले यहाँ रखने हैं, हालांकि वाटर भी वीक है, लेकिन ये सारे वाटर के बाद वाले उससे भी ज़्यादा वीक है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ NiCO(4) इज, तो बच्चों अभी हमने क्या देखा था, NiCO(4), एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बच्चों यहाँ पे 0, कॉन्फ़िगरेशन क्या था 3d8 4s2, ये इलेक्ट्रॉन गए नहीं तो ये पीछे जंप कर जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब sp3 में बच्चों जो ज्योमेट्री होती है दैट इज लाइक दिस, यानी कि टेट्राहेड्रल, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो सब में लीगेंड जो है वो NH3 है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग में तो इनर ही बनता है, लेकिन अगर इनर हो ही ना तो अब हो कैसे नहीं, मतलब इनर D ऑर्बिटल ना पूरा भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो सेकेंड एग्जाम्पल को थोड़ा चेक कर, यहाँ पे सेंट्रल एटम जिंक +2 है, तो बच्चों जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, तो अगर मैं जिंक +2 की बात करूं मतलब 3d10, तो जब 3d पूरा ही फुल है, अब क्या करोगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी क्या करोगे भाई, अब अगर तुम्हें 6 ऑर्बिटल चाहिए तो बच्चों आउटर ही तो बनाओगे, एक 4s लेोगे, 4p लेोगे, है ना, और उसके आगे 4d लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन बताओगे ऑप्शन बी में दैट विल बी sp3d2, तो d बाहर वाला है, यानी दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाकी में तो नहीं पॉसिबल होगा, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स क्या है, क्रोमियम, H2O कितने हैं 4 Cl2। नाउ लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज X + 4 × वाटर, तो बच्चों वाटर तो न्यूट्रल होता है,
अब वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो चार्ज 0, Cl-1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो X इक्वल्स टू 2, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो मिथाइल तो सब में कॉमन है, तो हम कहेंगे यहाँ मिथाइल तो कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई चांस है नहीं, है ना, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए। तो बच्चों अब बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे मोलर मास से, तो हम कहेंगे फ्लोरीन से ज़्यादा मोलर मास क्लोरीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, लेकिन सबसे ज़्यादा आयोडीन, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट यानी मिथाइल आयोडाइड। Which species is formed in first step of SN1 reaction? यहाँ SN1 है। अब बच्चों SN1 में क्या होता है, तो हम कहेंगे भी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड शोज SN1 मैकेनिज्म, है ना। पहला स्टेप जो है बच्चों दैट इज स्लो स्टेप। इस स्टेप में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, यानी हैलाइड आयन अलग हो जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज बनती है ना, और ये है हमारा 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो भाई पहले स्टेप में तो हमने देखा स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और कार्ब कैटायन बनता है, तो फ्री रेडिकल तो नहीं बनता, एनायन तो नहीं बनता, मेजर प्रोडक्ट तो नहीं बनता, मैकेनिज्म में तो कार्ब कैटायन था, सो आंसर विल बी कार्ब कैटायन, ऑप्शन सी। What will be main product when 2-chlorobutane reacts with alcoholic KOH? अब बच्चों देखो ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, 2-chlorobutane, तो ये लिख दिया मैंने 2-chlorobutane। अब अल्कोहलिक KOH बच्चों फेमस है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये Cl तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा Cl- बन के, अब ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा। अब अगर तुम इस हाइड्रोजन को रिलीज करते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ आता है 2 ब्यूटीन, और अगर इस हाइड्रोजन को रिलीज करते हो बच्चों, अगर यहाँ से H निकालते हो तो आंसर आता है 1 ब्यूटीन। तो भाई आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग दिस एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ काम करता है बच्चों सेडजेफ रूल, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना बच्चों, यहाँ से तो Cl जाएगा, नेक्स्ट नेबर कार्बन से H जाएगा, तो ये भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था, यहाँ से H ले तो देखो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं तो पाई बनता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से H लेंगे ना बच्चों तो ये और ये बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ 2 ब्यूटीन, और यहाँ से ले तो 1 ब्यूटीन। अब सेडजेफ रूल क्या कहता है, तो सेडजेफ रूल कहता है बच्चों कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं तो वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी, मेजर प्रोडक्ट होगी जो ज़्यादा सिमेट्रिक होगी, क्लियर, क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती। तो इतना आपको नहीं बताना है, आपको ये देखना है भी सेडजेफ एल्कीन बनती है। सेडजेफ कहता है मोर सिमेट्रिक एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों एक तो है 1 ब्यूटीन, दूसरा है 2 ब्यूटीन। अब देखो सिमेट्रिक कैसे, तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट में भी 2 कार्बन, राइट में भी 2 कार्बन। यहाँ देखो डबल बॉन्ड के राइट में 3 कार्बन, लेफ्ट में 1, तो हम कहेंगे भी ज़्यादा सिमेट्रिक, तो 2 ब्यूटीन है, सो करेक्ट आंसर विल बी 2 ब्यूटीन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन, तो बच्चों SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना, देन मिथाइल हैलाइड, ठीक है, बेसिस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो हम कहेंगे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आपका ऑप्शन 1 में है, सो मोस्ट रिएक्टिव विल बी ऑप्शन ए। नाउ इन फॉलोइंग रिएक्शन X इज, तो बच्चों क्लोरोबेंजीन सोडियम ड्राई ईथर, तो ये रिएक्शन याद आई आपको, ये फिटिग रिएक्शन है। 3 रिएक्शन हमारे कोर्स में, एक तो वुड्स रिएक्शन जहाँ दोनों हेलो एल्केन होते हैं, एक वुड्स फिटिग रिएक्शन जहाँ पे एक हेलो एल्केन होता है और एक क्या होता है, एक हेलो एरीन होता है, और एक होती है बच्चों फिटिग रिएक्शन जहाँ दोनों ही हेलो एरीन होते हैं, तो ट्वाइस NaX एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों फिनाइल कनेक्ट हो जाएंगे, सो आंसर विल बी बाइफिनाइल, ऑप्शन सी। नाउ एल्काइल फ्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो बच्चों फ्लोराइड्स बनाने हैं
तो एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपने पढ़ी है, दो पढ़ी है, एक तो फिंकेल्स्टाइन और एक स्वॉट। अब स्वॉट रिएक्शन में क्या लेते हैं बच्चों, तो हम लेते हैं हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन फ्लोरिनेटिंग एजेंट लाइक AgF से करा दो, Hg2F2 से करा दो, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड से करा दो, एंटीमनी फ्लोराइड से करा दो। आंसर जो रहेगा दैट विल बी एल्काइल फ्लोराइड। तो एक ही रिएक्शन है बच्चों, वुड्स में तो एल्केन बनता है, कॉल में तो सोडियम फेनॉक्साइड और CO2 सैलिसिलिक एसिड बनता है, फिंकेल्स्टाइन में बच्चों NaI से रिएक्ट करते हैं RI बनता है। सो करेक्ट आंसर विल बी स्वॉट रिएक्शन, ऑप्शन बी। Now, which of the following is most reactive towards SN1 mechanism? तो बच्चों अभी देखा ही था हमने, SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री हेलो एल्केन, ग्रेटर देन 2 डिग्री हेलो एल्केन, ग्रेटर देन 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो यहाँ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ऑप्शन सी। सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, SN1 है ना, तो सी। नाउ गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बच्चों ये रिएक्शन आपको दिया है इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप करा रहे हैं KCN से, ठीक है। अभी देखो KBr तो बाहर निकल गया और आंसर है इथाइल साइनाइड, ठीक है। तो भाई ये KCN आयोनिक कंपाउंड है, K प्लस बनाएगा, साइनाइड माइनस बनाएगा। तो ये साइनाइड बच्चों माइनस नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली जगह पे अटैक करेगी, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक तो न्यूक्लियोफाइल करेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो है। अब देखो ये Br रिप्लेस होगा ना बच्चों, Br माइनस बन के अलग होगा, तभी तो इथाइल प्लस पे अटैक करेगा ये बैक साइड से। तो हम कहेंगे ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Br हटा, उसकी जगह साइनाइड आया, तो एक को रिप्लेस करते दूसरा आता है, तो सब्स्टिट्यूशन। अटैकिंग स्पीशीज आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Now what will be the product when phenol reacts with bromine and water? तो बच्चों फिनॉल ब्रोमीन से दो बार रिएक्ट करता है, एक तो है फिनॉल प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और दूसरा है पोलर मीडियम। तो कार्बन डाइसल्फाइड में जब रिएक्ट करता है तब तो आंसर होता है ऑर्थो या पैरा, लेकिन जब वाटर के अंदर रिएक्ट करता है तब आंसर है बच्चों तीनों साइड ब्रोमीन लगा दो, तो आंसर हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना भाई। जिस पे OH है उसको नंबर 1 दे दो, तो 2 पे ब्रोमीन है, 4 पे ब्रोमीन है और बच्चों 6 पे भी ब्रोमीन है, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। सो हियर आंसर विल बी डी। नाउ व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन? तो देखो अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराई है ZnCl2 की प्रेजेंस। अब बच्चों अगर इसके मैकेनिज्म पे जाएं तो देखो HCl जैसे ही प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन अल्कोहल पे रिएक्ट करके इसको बनाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब बच्चों ये यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, तो ये R प्लस एल्काइल कार्ब केटायन हो गया। अब बच्चों कार्ब केटायन बन रहा है, तो कार्ब केटायन तो 3 डिग्री स्टेबल है, तो भाई ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 डिग्री कार्ब केटायन हो वही सबसे पहले रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसका कार्ब केटायन तो स्टेबल है। या हम डायरेक्ट कह सकते हो कि भाई इस रिएक्शन में होगा क्या, तो ये वाटर एलिमिनेट हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ना इसमें कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है। तो जब ये बॉन्ड फ्यूजन होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3-2-1। आंसर विल बी डिसाइडेड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, तो 3-2-1 है। सो हेयर आंसर विल बी 3-2-1। अब ये भी वही ऑप्शन है, सॉरी 3-2-1 यही आंसर है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। हाँ बी ऑप्शन भी आपका यही है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। तो बच्चों फिनॉल अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो अल्कोहल तो आंसर नहीं है। अब दोनों ऑर्थो वाली पोजीशन। अब देखो बच्चों यहाँ जो ग्रुप लगा है उसकी नेचर क्या होगी, या तो डोनेटिंग ग्रुप होगा या विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर की तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये फटाफट प्रोटॉन छोड़ के फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और रिंग को स्टेबलाइज करेगा। तो इन शॉर्ट विड्रॉइंग ग्रुप जो है
वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ व्हाइल डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मतलब नाइट्रो तो विड्रॉइंग ग्रुप है और क्रिसॉल मतलब यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो हम कहेंगे आप ज़्यादा। आप क्या पूछ रहे हैं, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, मतलब फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इससे फिनॉल कम एसिडिक हो जाएगा। और ऑर्थो क्रिसॉल ये तो फिनॉल से भी कम एसिडिक हो गया, ठीक है। तो फिनॉल इज लेस एसिडिक मतलब फिनॉल किससे कम एसिडिक है, यानी फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड लिखो, सो आंसर विल बी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नाउ in the following reaction the product is, तो बच्चों इथेनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4, तो आपको पता है डिहाइड्रेशन होगा। अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बच्चों अगर 140 पे करते हो तब तो आंसर हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, और अगर आप 170 डिग्री पे डिहाइड्रेशन करते हो तब आंसर हो जाएगा इथीन। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको दोनों ही ऑप्शन दे दी। अब देखो आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो, अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हो, तो आपको क्या पता कि 140 पे स्टॉप करना है, हम तो ओवरऑल हीट करेंगे, तो ओवरऑल हीट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इथीन। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इथीन, ठीक है। ये एक ऑप्शन इथेन था, एक ऑप्शन इथीन है, क्लियर। सो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट हो जाएगा एल्कीन, यहाँ पे इथीन। नाउ करेक्ट IUPAC नेम ऑफ एलाइल अल्कोहल, तो बच्चों एलाइल होता है कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का नेबर कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड इसका नेबर कार्बन, दिस इज एलाइल, यहाँ पे लगाना है अल्कोहल यानी कि OH। अब फंक्शनल ग्रुप OH है तो ये 1 2 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो हम कहेंगे भाई लॉन्ग चेन, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन होगी 3 कार्बन की, तो ये हो गया प्रो। डबल बॉन्ड कितने पे हैं, 2 पे, तो प्रो 2 इन, और 1 पे क्या है ऑल, तो प्रो 2 इन 1 ऑल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स आर, अब देखो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे एस्टरिफिकेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपको करानी है अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, और यहाँ पे H2SO4 जो है बच्चों वो क्या बोलते हैं एज ए कैटलिस्ट भी है, प्रोटॉन डोनर भी है। अब एस्टरिफिकेशन में देखो एसिड से OH ग्रुप निकलता है और अल्कोहल से H, तो इस रिएक्शन में अल्कोहल का OH बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है ना। एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल का OH बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो बच्चों O और H का बीच का जो बॉन्ड टूटेगा तब अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 2 3, है ना। तो एस्टरिफिकेशन में अगर अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ anisole can be prepared by the action of methyl iodide on sodium phenate, the reaction is called। अब बच्चों मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, तो पहले हम इसे मिथाइल आयोडाइड कर देते हैं, सोडियम फिनेट मतलब सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखो अगर मैं सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करा दूं, ठीक है, तो NaI बाहर निकल जाएगा और बेंजीन पे OCH3 यानी कि एनिसॉल बनेगा। तो ये रिएक्शन फिटिक तो नहीं है, वुड्स भी नहीं है, इटार्ड भी नहीं है ना, इटार्ड में तो बेंजल्डिहाइड बनता है, बाकी हमने डिस्कस की थी। ये रिएक्शन है बच्चों विलियमसन्स रिएक्शन, सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ केनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, तो बच्चों केनिज़ारो देगा कौन, तो हम कहेंगे केनिज़ारो रिएक्शन शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि ये कंपाउंड केनिज़ारो रिएक्शन दे तो अल्फा एब्सेंट होना चाहिए, तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा नहीं होता है, अल्फा कार्बन ही नहीं है ना। अल्फा कार्बन समझते हो ना, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHO, अल्फा कार्बन ही नहीं। बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा कार्बन नहीं,
यहाँ देखो तीनों H Cl से रिप्लेस हो गए, तो यहाँ पे भी अल्फा कार्बन नहीं है ना, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैनिज़ारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। नाउ इन क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, तो बच्चों क्लीमेंसन यहाँ लिख देती हूँ मैं। देखो क्लीमेंसन रिडक्शन में होता क्या है, तो बच्चों क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन होता है जिंक, मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, टोटल 4H काम आएंगे आपके पास और आपका आंसर होगा एल्केन और ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सो कैटलिस्ट जो है क्लीमेंसन का वो है जिंक, मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl। सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, है ना। अब आपको ये देखना है कि ये जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहाँ अगर आपने डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो बच्चों रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो डोनेटिंग ग्रुप लगाते ही रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कीटोन में तो दोनों साइड डोनेटिंग ग्रुप है ना। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ग्रुप लगाओ जिसका डोनेटिंग इफेक्ट ना हो, तो भाई मिथाइल उससे ज़्यादा इथाइल डोनेटिंग और ज़्यादा हो जाएगा। दोनों तरफ एल्काइल लगाओगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो रिएक्टिविटी बच्चों कम हो जाएगी। तो आपको क्या देखना है कि मोस्ट रिएक्टिव, तो देखो यहाँ एक मिथाइल डोनेटिंग, यहाँ दो मिथाइल, दो डोनेटिंग, यहाँ बेंजिल्डिहाइड, तो बच्चों रेजोनेंस में आ जाता है कार्बन, है ना, तब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। तो मोस्ट रिएक्टिव जो होगा दैट विल बी फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ कोई ग्रुप ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, कोई हिंड्रेंस भी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। विच रिडक्टेंट इज यूज्ड इन रोजेनमंड रिएक्शन, तो बच्चों रोजेनमंड रिडक्शन क्या होता है, तो रोजेनमंड रिडक्शन होता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। अब बच्चों पार्शियल रिडक्शन करना है मतलब मुझे रिएक्शन को बीच में स्टॉप करना है, इसलिए कैटलिस्ट के साथ कैटलिस्ट पॉइजन यूज करते हैं। सिर्फ पैलेडियम यूज करोगे तो बच्चों ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा और आंसर हो जाएगा अल्कोहल। बीच में रोकना है बच्चों, स्टॉपेज बीच में लाएंगे गाड़ी, बीच में कब रुकेगी, जब कैटलिस्ट के साथ कैटलिस्ट पॉइजन। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है रोजेनमंड रिडक्शन, और यहाँ पे आप देखोगे एज अ कैटलिस्ट हम लेते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हम देखेंगे रोजेनमंड रिडक्शन में आपको पीबी, अच्छा थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, PbBaSO4 नहीं, हमें चाहिए पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, Zn भी नहीं है, अब PD के साथ MgSO4 नहीं, हमें चाहिए BaSO4। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो रोजेनमंड रिडक्शन में फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो बच्चों यहाँ हमारा काम कंप्लीट, 90 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे 1 लाइन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से करेंगे बच्चों, इनको करोगे तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो आप इन्हें लर्न करना, पढ़ते रहो, एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।